बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध की, जो कि जितना बड़ा सूबा है उतने ही बड़े इसके मसाइल भी हैं। ख़ासतौर पर गंदगी का आप देखें मसला तो आए रोज़ जो है वो हमें नज़र आता है, ख़ासतौर पर कराची के अंदर। फिर बेअमनी एक अरसे तक यहाँ पर रही और एक बहुत बड़ा जो मेजर मसला है वो पानी की कमी और साथ में साफ पानी की जो पीने का पानी है उसकी फराहमी का यहाँ पर मसला है, जिसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने देखे कि गुज़श्ता 12 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल यहाँ पे गवर्नमेंट रही है। उसके दौरान बहुत से प्रोजेक्ट सामने आए, बहुत सारी स्कीम्स सामने आई, लेकिन उसके बावजूद ये मसला जो है ये जूं का तूं है। और अगर सिर्फ हम कराची की बात करें, अंदरून सिंध, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ का क्या हाल होगा। अगर कराची की बात करें तो वहाँ पर अगर 100 करोड़ गैलन पानी जो है रोजाना की जरूरत है तो वहाँ पे सिर्फ 58 करोड़ गैलन जो है वो मुहैया किया जाता है, यानी आबादी को निस्फ पानी जितना उनको चाहिए उसके निस्फ पानी जो है वो दस्तयाब है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल मेमन साहब, रोड़ी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काविश में लिखते भी रहते हैं, इन्हीं से इस हवाले से हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल मेमन साहब आपके वक्त के लिए। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि सैकड़ों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं सिंध में गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान, इस वक्त उनकी जो हालत जार है, जरा पहले तो इसका मैं चाहूंगी कि आप पूरी पिक्चर जो है वो हमारे सामने लाएं कि वो है क्या। देखिए, ये इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगे और सुप्रीम कोर्ट के कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसके बाद फिर भी उसका कुछ भी जिसमें बेहतरी कहा जाए नहीं है। दरियाए सिंध तकरीबन पूरे सिंध से बहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंध के सभी शहरों में, ये आज की रिपोर्ट है, खुद मेरे शहर रोड़ी में, शिकारपुर में, जोही में, दादू में, भेरिया में, खैरपुर में पीने के पानी का सख्त बहरान है। और वहाँ के जो भी प्रोजेक्ट थे वो सब खत्म हो गए, तबाह हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो करप्शन के नजर हो गए। तो अब इसके अलावा थरपारकर का ले लें, जहाँ पे 700 से ज्यादा 750 आरओ प्लांट्स जो है मंजूर किए गए, उन पर 20 अरब से ज्यादा का उनका लगाने का और मेंटेनेंस का पैसा पाक ओसिस नामी कंपनी को दिया गया, लेकिन जीरो रिजल्ट। मैं जीरो इसलिए बोल रहा हूँ कि तकरीबन 750 में से 550 या तो है नहीं मंद जमीन पर, वहां पे ये प्रोजेक्ट या तो है ही नहीं, या तो जो थे वो तबाह बर्बाद हो गए हैं। छोटे छोटे अजीब अजीब प्रोजेक्ट बना के उन पे बड़े बड़े पैसे लेके वो सारा निज़ाम बिल्कुल तहस नहस हो गया है। और थर में पानी का एक बहुत बड़ा बहरान है। वहाँ के सभी आरओ प्लांट, मिट्टी का बोले, इस्लाम कोट का बोले, छाछड़ों का बोले, दूसरे उमरकोट का खुद जो नया जिला थर का बना उसमें बोले, छोटे छोटे गांव के जो आरओ प्लांट थे वो सब बंद पड़े हैं, टूट फूट का शिकार हैं, तबाह बर्बाद हैं। और यहाँ तक कि वहाँ जो मुलाजिमीन काम करते थे वो अपनी तनख्वाहों के लिए, उनको 6 माह से तनख्वाहें नहीं मिले, मुजाहरे करें। एक तो पानी नहीं आरओ प्लांट से निकल रहा, आरओ प्लांट बंद है, तबाह है, बर्बाद है, मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। ये पूरा का पूरा जो पानी का प्रोजेक्ट था वो पूरे सिंध में बिल्कुल जीरो है और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी इबरतनाक है। अच्छा, ये बताइए कि जिस कंपनी का आपने नाम लिया, पाक ओएसिस, ये कंपनी थी जिसको ठेका मिला, उस कंपनी का कोई अता पता है? उनके कोई दफातर मौजूद हैं यहाँ पे या फिर कराची में? हालांकि पाक ओसिस कंपनी को पहले तो ठेके दिए गए कि वो प्लांट लगाएं, और फिर लगाने के बाद उनको मेंटेनेंस के भी ठेके दिए गए। और मेंटेनेंस के ठेके में और जो उनका डेली का खर्चा था उसमें प्लांट लगाने से ज्यादा पैसे उन्होंने कमाए, और अभी वो जीरो है। और वहां से खास करके थरपारकर का सारा मामला उनके हाथ में था। 750 प्लांट थे, उनका पैसा, उनका अरबों रुपए का, सर करोड़ों का भी नहीं, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था वो। और सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन रिपोर्ट है उसमें भी वाज़ेह तौर पर इस स्कीम का जिक्र है, एक एक चीज का है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि न वहां पे आरओ प्लांट है, न पीने का पानी है, न पाक ओसिस कंपनी का कोई वजूद है, न उनकी कोई ऑफिस है। वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के पता नहीं कहां से आए थे, कहां चले गए, और उनका कुछ भी नहीं है। लोग जो उनके एम्प्लॉय थे वो बेचारे मुजाहरे करें कि हमें बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जैसे आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल मेमन साहब इन तमाम तर इत्तलात के लिए, तफसीलात के लिए। शहाब उस्तों साहब,
वो शख्सियत हैं जिनका बड़ा किरदार है इस सारे मामले को हाईलाइट करने में। पहले उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया इस सारे मामले का, और फिर कमीशन तश्कील देने की जो है वो सिंध हाई कोर्ट को कहा गया और भी कमीशन तश्कील हुआ। 2017 में इसकी रिपोर्ट सामने आई। इसी हवाले से हम शहाब उस्तों साहब से ही बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो ये कि आप, जाहिर है आपका बड़ा काम है, आपने बड़ा हाईलाइट किया इस इशू को, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपसे नाराज भी हुए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कहीं किसी किस्म के नामसाइद हालात का सामना तो नहीं आपको करना पड़ा इस दौरान? बहुत मेहरबानी आपकी। मैं इस पे मजीद इसलिए नहीं बात करना चाह रहा कि इससे जो है बहुत से लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं और कुछ लोग तो बेचारे कर भी रहे हैं अपने तौर पे। लेकिन बहरहाल मैंने प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए और मेरी ऑफिस को भी तोड़ा गया और काफ़ी मैंने थ्रेट्स फेस किए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो मिशन मैंने उठाया था और वो बहुत आगे तक हम ले गए। और आप अगर आपने वो रिपोर्ट्स पढ़ी हो जो जस्टिस हानी कमीशन की थी और उनसे पहले जस्टिस कलोड़ो, मोहम्मद इकबाल कलोड़ो साहब ने जो 2 रिपोर्ट्स जमा करवाई थी, जिसमें ये सारा मसला जो है वो पूरा बहुत ही डिटेल उसमें डिस्कस किया गया है। न सिर्फ एक एक इशू को हाईलाइट किया गया है बल्कि उसके साथ तकरीबन 145 रिकमेंडेशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिससे इस सारे मसले को होलिस्टिकली जो है वो देखा गया कि सिंध में पानी का मसला क्या है। न सिर्फ पानी बल्कि पूरा एनवायरनमेंट का इशू था। क्योंकि अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपको सुन के ये हैरत होगी कि पूरे सिंध में तकरीबन कोई 2200 के करीब रूरल वाटर सीवेज एंड रूरल वाटर एंड सीवेज स्कीम्स थी पूरे सिंध में। और आपको सुन के ये हैरत होगी कि 2200 स्कीम्स में से शायद चंद स्कीम्स चल रही थी, बाकी सारी स्कीम्स बंद पड़ी थी। अच्छा। लाइकवाइज पूरे सिंध में कोई 33 वाटर फिल्टर प्लांट्स थे, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहा था। कराची में 7 फिल्टर प्लांट्स थे, वाटर फिल्टर प्लांट्स, एक भी काम नहीं कर रहे थे। और अभी भी यही सूरत हाल है। और उसके बाद जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे पूरे सिंध में कोई काम नहीं कर रहा था। कराची में जो 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स थे उसमें एक महमूदाबाद वाला जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर कब्जा हो गया था। वो एमक्यूएम के दौर में डेलिबरेटली वो 129 एकड़ जमीन है, उसमें तकरीबन कोई 115 एकड़ जमीन को कब्जा कर दिया गया। वहाँ पे इलीगल लीज इशू हो गए और वहाँ पे वो पूरा ट्रीटमेंट प्लांट ही बंद हो गया। बाकी जो 2 ट्रीटमेंट प्लांट थे उसमें से एक हमने चलवाया था और दूसरा चलने जा रहा था हमारी कमीशन का, वो खत्म हो गया। माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की, बड़ी डेडिकेशन के साथ, बड़े बड़े लोगों के आपने उन पे कहते हैं कि यू स्टेप्ड ऑन द टोज ऑफ मेनी पीपल। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की उसमें इन्वॉल्वमेंट के बावजूद उसमें कोई फॉलो अप हो सका है? ऐसी बात कि हुकूमत ने उसको कंप्लाई किया हो, कोई अमल दरामद किया हो ताकि वो लोग जिनके नाम पे ये प्लांट्स लगे उनके लिए पीने का साफ पानी फराहम करने के नाम पे उनको भी कोई रिलीफ मिल सके? देखिए सर, कमीशन ने तकरीबन 600 जो स्कीम्स बंद पड़ी थी 2200, उसमें से 600 स्कीम्स जो है वो हमने रीस्टार्ट करवाई थी और रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी थी। कराची में बहुत काम हुआ, 7 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स भी जो है हमने वो कमीशन करवाए। और आपको सुन के हैरत होगी कि माई कोलाची पे 131 एकड़ जमीन जो बिलियन रुपीस की जमीन है, वो केपीटी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में फड्डा चल रहा था, लिटिगेशन थी। वो जस्टिस हानी का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो काम था वो यही था कि उन्होंने दोनों को बाय कंसेंट बुला के, दोनों से बाय कंसेंट वो पूरी जमीन 130 एकड़ वो जमीन ले ली, स्टेट लैंड डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हमने करवाया और ये 131 एकड़ पे वहां पे गार्डन्स और मैनग्रूव्स और 10 एकड़ पे वहां पे 100 मिलियन जो है वो गैलन का जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना था जो केपीटी बनाती।
यानी जिस तरह आपने अगर न्यूयॉर्क में जैसे आप जाएं तो वहाँ सेंट्रल पार्क जो है न्यूयॉर्क का, ये वो सेंट्रल पार्क बन जाना था वहाँ पे। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारी कमीशन जब खत्म हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस साहब आए, खोसो साहब, एंड वो शायद इतने ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं थे, तो उन्होंने उसको मजीद नहीं चलने दिया। उसके बाद मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ जस्टिस बंदयाल साहब को, उन्होंने ये केस फिक्स किया, मुझको इस्लामाबाद बुलाया गया, मैं और एडवोकेट जनरल साहब दोनों, उनको ये इंस्ट्रक्शन मिली कि हम ये कमीशन दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, आप बताएं कि कमिश्नर किसको मुकर्रर किया जाए, क्योंकि हानी साहब ने मुआवजत कर ली थी। फिर हम आए यहाँ पे सिंध में, फिर हमने आके एक जज साहब से रिक्वेस्ट की जो पहले कमिश्नर रह चुके थे, करोड़ो साहब, उनको राजी किया कि जी आप मेहरबानी करें ये कमीशन चले, क्योंकि वी वांटेड दिस कमीशन टू कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर 2 more years। और वापस हम जब गए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त केस फिर चीफ साहब के पास लगा, गुलजार साहब के पास, और मुझको ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि ये क्यों हुआ। गुलजार साहब ने बगैर सुने और 2 लाइन का ऑर्डर कर दिया कि नई कमीशन ये खत्म हो गई और ये कोई कमीशन नहीं बनेगा, और ये भी कह दिया कि जो ऑर्डर, क्योंकि वो जो कमीशन के रिकमेंडेशंस थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स पे तब्दील कर दिया था, रूल्स में तब्दील कर दिया था, वो बाइंडिंग हो गए थे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा उस्ताद साहब के अपने माशाल्लाह आप बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं, ये पानी से मुताल्लिक जो सिंध के उमूर हैं, तो आप डू यू सी एनी सिल्वर लाइनिंग समवेयर कि एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो एक कमीशन बनवा दिया, दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल उसको बज़ाहिर गैर ज़रूरी करार दे के कह दिया कि ये मामला क्लोज्ड है। तो आप मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ऐसे ही चलता रहेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको कभी ये इल्ज़ाम तो सुनने को नहीं मिला कि आप शायद किसी और के नुमाइंदे के तौर पे यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम में मसरूफ़ हैं? देखिए सर, आई डोंट केयर कि कोई अगर कुछ कहते, क्योंकि ऐसे कामों में जब आप ये काम करते हैं, देखिए मसला ये है सर कि इस वक्त जो सिंध की हालत है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यही हालत है कि कहीं पे भी लोगों को साफ पानी नहीं दिया जाता, नंबर 1। नंबर 2, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। इवन जो सिंध का जो इन्वायरमेंटल, हमारी जो यहाँ पे जो एजेंसी है सीपा, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, मैं समझता हूँ कि वो कॉज है रादर देन सॉल्यूशन। ये जो प्रॉब्लम्स हमारे सिंध में है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जस्टिस हानी साहब ने कितना बड़ा काम किया। तो तकरीबन कोई 2500 बड़ी लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे कराची में, जो सारे का सारा एफ्लुएंट डायरेक्टली फेंक रहे थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी, उन सबको जो है इतना हमने प्रेशराइज किया कि वो आके मजबूरन उन्होंने अंडरटेकिंग दी इन राइटिंग कि जी हम प्री ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे। सिंध में कोई 33 बड़ी शुगर मिल्स हैं, वो सारे का सारा एफ्लुएंट्स फेंक देती थी, और वो जो नेबरिंग बेचारे लैंड्स थे, स्मॉल लैंड होल्डर्स, वो तबाह हो गए थे, और वो इन्वायरमेंट पूरा तबाह हो गया था। वो इतने चलिए, बड़े आपने तो बड़ी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला जो हैं वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। बड़े अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया शहाब उस्तो साहब। इम्तियाज साहब, एक तो पहली बात ये कि वी मस्ट अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, क्योंकि बड़ा इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये क्यों फिर आगे नहीं बढ़ते हैं मामला? कमीशन बनता है, रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। देखें तो जो हुकूमतों के इरादे की बात होती है कि आया वो ये काम करना चाहते हैं नहीं। मैं इसी हवाले से रिसर्च कर रहा था तो बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मार्च 2014 में कराची में ऐलान किया कि इंशाल्लाह हम थर में कोई 683 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। उसको रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं। ठीक। अब इत्तेफाक उसको कहिए या सितम ज़रीफ़ी कहिए कि दिसंबर 2015 में, यानी तकरीबन 1.5 साल के बाद, एक सरकारी टीम ने मुतल्लिका इलाकों का दौरा किया। थरपारकर चले गए। सही। थरपारकर में एक ख़ास इलाका था जहाँ पे 102 प्लांट्स का उन्होंने इंस्पेक्शन की, और उन्होंने देखा कि उसमें से 102 में से 88 प्लांट्स बंद पड़े थे। यानी 19-20 महीने के अरसे के अंदर ही ये तमाम प्लांट्स तकरीबन अमलन समझे कि 85-86% प्लांट बंद हो गए थे। 13-14 चल रहे थे जी। इसके बाद
उस्तो साहब ने ये सारा मामला अपने हाथ में लिया और दिसंबर 2016 में ये कमीशन बना, फिर मार्च में जैसे आपने भी कहा रिपोर्ट भी आ गई। अब उसमें सबसे बड़ा मसला जो आया वो ये था कि 22 अरब रुपए का ठेका पाक ओएसिस नाम की कंपनी को दिया गया बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के, जो प्रोसीजरल कार्रवाई होती है। और जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो ये लिखा है कि शायद सिंध की हुकूमत मॉनिटरिंग में और क्वालिटी एश्योरेंस में दिलचस्पी नहीं रखती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में ये अदायगियाँ की गई हैं 22 अरब रुपए की इन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से, उन्होंने बगैर ये चेक किए अदायगियाँ कर दी कि उस पानी का मायार क्या था, क्योंकि बुनियादी मसला तो पानी नहीं है और अगर पानी है तो ख़राब पानी है, पीने के काबिल नहीं है। तो ना उन्होंने पानी का मायार देखा, ना उन्होंने पानी की मिकदार देखी कि अगर 100 मिलियन गैलन का वादा किया गया तो आया 100 मिलियन फराहम किया गया या नहीं किया गया। तो उसमें बुनियादी तौर पे दो इदारे थे, स्पेशल इनिशिएटिव डेवलपमेंट बोर्ड था और सिंध कोल अथॉरिटी था। इन्होंने कुछ मिला के पाक ओएसिस के साथ एक प्राइवेट कंपनी थी जी। अब मजे की बात यह है जो कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बड़े वाज़े तौर पे लिखा कि ऑन ग्राउंड हालात देख के जो ये कहा जा सकता है कि जो इन दोनों इदारों के हुकाम न सिर्फ लूट मार से बाखबर थे बल्कि उस लूट मार में शरीक भी थे। अब देखिए ये एक अदालत का, एक अदलिया का किया हुआ काम है उन गरीब लोगों के फ़ायदे के लिए जिनके नाम पे ये 22 अरब रुपए निकले और फिर मनी लॉन्ड्रिंग इनकी हुई, लांचों पे गए, पता नहीं किस किस अंदाज में ये पैसे यहाँ से गए, लेकिन इतना जुल्म हुआ है गरीब आवाम के नाम पे, इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नाम पे कि इसको, जिसको आप कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड वाज कमिटेड इन सिंध इन द नेम ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। और अभी अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस केस को उठाए, क्योंकि अभी 10 साल नहीं हुए, क्योंकि कोई ये कह दे कि 10 साल के बाद आप ये केस नहीं उठा सकते। लेकिन जो गुड गवर्नेंस की मिसाल देती है पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो मेरा ख्याल है उनके सामने ये रखना चाहिए कि कितनी अच्छी मिसाल है। बिल्कुल। और एक तो अलमिया ये कि कराची और सिंध के लोगों को पानी नहीं मिला, साफ पानी नहीं मिला, इतने दावे करने के बावजूद, और दूसरे 20-22 अरब रुपए अवाम का पैसा ये कहाँ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और चीजें सामने है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर जरूर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नोटिस लेगी और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पोलियो मुहिम जिसका दोबारा से आगाज हो गया है। कोविड-19 के वजह से 4 महीने का गैप आया और 20 जुलाई से इसका आगाज हुआ। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में 20 जुलाई से एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, पोलियो के ख़िलाफ़ हिफाजती कतरे पिलाने का। और ये तकरीबन 4 महीने के बाद, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक बड़ा गैप आया और उसमें तकरीबन 40 मिलियन बच्चे जो हैं वो इस वैक्सीन से महरूम रहे हैं। और कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मेरे पास हैं जो नए केसेस सामने आए हैं इस साल के दौरान। उसमें 21 नए केसेस KPK में, 20 सिंध में, 15 बलूचिस्तान में और 4 नए केसेस
केसेस जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं और ये काफ़ी बड़ी तादाद है केसेस की, तकरीबन 59 केसेस जो हैं ये बनते हैं। अब इस मुहिम में कैसी मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, दरपेश हैं कोविड-19 की वजह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, और दूसरा ये कि ये मुहिम कैसे चल रही है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कोयटा से डॉक्टर मसूद जोगेज़ई साहब ने, जो कि टेक्निकल कंसल्टेंट हैं पोलियो इरेडिकेशन के बलूचिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब दोबारा कैंपेन शुरू हुई है तो ये चल कैसे रही है मुहिम जो है, ये किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, ये मुहिम काफ़ी कामयाब रही है और ये 20 जुलाई को शुरू हुई और आज ख़त्म हो गई है। और इसमें हमारे क्वेटा में हमारे 10 यूनियन काउंसिल्स थे, उसमें ये मुहिम चली और हमें काफ़ी कामयाबी हुई है। और हमारा टारगेट था कोई तकरीबन 1,88,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाना और 1,88,000 हम लोगों ने अभी तक तकरीबन कोई 1,03,000 बच्चों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोग वैक्सीन पिला चुके हैं। और कोई बहुत ज़्यादा हम समझ रहे थे कि बहुत हमें मुश्किलात होंगी, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा हमें कम्युनिटी की तरफ से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं पेश आई और कम्युनिटी ने हमें वेलकम भी कहा और हमारी फ्रंट लाइन वर्कर को आने भी दिया और बच्चों को कतरे भी पिलाए। तो आपको जो खदशा था कि शायद रिफ्यूज़ल्स हो जाएं, वो क्यों, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद ये थी कि ये जो अभी कोविड-19 के दरमियान में कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो गए थे और जिसमें ये कहा गया था, बेबुनियाद खबरें थी कि जी जब आप मरीज़ को अस्पताल लेके जाते हैं तो उनको ऐसे जहरीले टीके लगाए जाते हैं जिसकी वजह से आपके मरीज़ मर जाते हैं। तो वो एक वो था कि जी शायद हम इनके साथ ऐसा ना हो। और अभी भी अगर आप देख लें तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं या जो सिविल डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे अभी भी इतना ज़्यादा आप रश नहीं देख सकेंगे और वो इंजेक्शन लगाने से घबराते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डॉक्टर साहब के जो ये 4-5 महीने का गैप आ गया था, उसके कोई मुज़मरात तो सामने नहीं आए हैं, मतलब दोबारा नए केसेस की सूरत में? नहीं, केसेस तो आए हैं। अगर आप टाइम कंपैरिजन करें पिछले साल के अब तक हमारे बलूचिस्तान में सिर्फ 4 केसेस थे, तो लेकिन अभी इस वक्त हमारे केसेस 15 हो गए हैं। और इसी तरह जो सीवेज वाटर में, गंदे पानी में जो हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल में हम लोग हर महीने मुख्तलिफ शहरों से हम लोग देखते हैं पानी का, उसमें पोलियो वायरस, उसमें भी हमारी जो है ना वायरस बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। तकरीबन कोई 88% जो है ना इस वक्त वायरस हमारे उसमें मौजूद है। और कंपेयर करेंगे पिछले साल तो वो तकरीबन कोई 56-57% बन रहा था। तो इसकी वजह क्या बन रही है? सॉरी, मैं आपको जी नहीं बिल्कुल आप पूछें। 4 और 15 बुनियादी वजह क्या है? तो बहुत वजह ये कि चूंकि हम लोगों ने जी डॉक्टर साहब कैंपेन नहीं किया, हम लोगों ने पिछले 4 महीने से कैंपेन नहीं किया। और हमारा जो ये वाला ब्लॉक है क्वेटा, पशीन और किला अब्दुल्ला, जिसको हम क्वेटा ब्लॉक कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वायरस लोड है और हैवी ट्रांसमिशन जारी है। और हम लोगों ने जो लास्ट कैंपेन क्वेटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में किया था वो फरवरी में किया था 2020 में। और उसके बाद हम लोग ये पिछले 4 महीने हम लोगों ने कोई कैंपेन किया नहीं। और फिर एक दूसरा अलमिया ये कि जो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिसमें एसेंशियल इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम लोग OPV ओरल पोलियो वैक्सीन भी पिलाते हैं, और उसकी वजह से भी, कोविड-19 की वजह से भी जो हमारी फिक्स सपोर्ट सेंटर्स हैं, EPI सेंटर्स हैं, वो भी उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी साबित नहीं की है। और फिर हमारे इस दौरान भी जो है ना मार्च से ऑनवर्ड फिर हमारे एक होता है इनहेंस आउटरीच एक्टिविटीज़ रूटीन इम्यूनाइजेशन की, वो उसके बाद नहीं हुई है। जो जून में हुई है क्वेटा में, वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं हुई। तो और सिमिलरली पशीन में और किला अब्दुल्ला में थोड़ी सी बेहतर हुई है। किला अब्दुल्ला में चूँकि हमारे साथ एक है, 2 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रहे हैं, एक PRCS है और एक TBI है, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वहाँ किला अब्दुल्ला में कदरे बेहतर
हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की कवरेज हुई है एज कम्पेयर टू क्वेटा एंड पशीन। चलिए, आपने दो बातें की हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो अच्छी बात यह है कि रिस्पांस आपने कहा कि लोगों की तरफ से अच्छा है, लेकिन जो अफसोसनाक बात है, अलार्मिंग बात है, वो ये है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में केसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। पर बलोचिस्तान के बाद हम KPK की भी सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं और हमें ज्वाइन करें अब्दुल बासित साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल बासित साहब, अभी हमने बलूचिस्तान में बात की और वहाँ पे रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है इस मुहिम का। लोग अपने बच्चों को एक वैक्सीन जो है और कतरे पिला रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि केसेस में बड़ा इजाफा हुआ है। अगर मैं बलूचिस्तान के बाद KPK पे भी नज़र करूँ तो वहाँ पे भी केसेस बहुत हैं, 21 केसेस इस साल के दौरान सामने आए हैं। तो ज़रा एक तो आप KPK में रिस्पांस के हवाले से मुझे बताइए कि क्या रिस्पांस आ रहा है, और दूसरे इस गैप की वजह से क्या नुकसान सामने आए? थैंक यू सो मच जी। रिस्पांस से मतलब अगर आपका हमारा पोलियो कैंपेन है जी तो जी, अभी ये कोविड के बाद से जो हमारे केसेस दोबारा, ये पोलियो कैंपेन दोबारा स्टार्ट हुए हैं, तो हमारी जो साउथ वजीरिस्तान की कैंपेन थी वो कल हुई है। ठीक। तो कवरेज के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कैंपेन थी। हमने कोई 91,000 बच्चे जो हैं उनको वैक्सीनेट किया है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 100,000। अच्छा। और जैसा कि आपको पता है कि साउथ वजीरिस्तान में ओवर द इयर्स मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम रहे हैं। ये पहले फाटा का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद ये न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट में ये बना है, लेकिन यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत हद तक कमजोर है। यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहाँ पर नर्सेस की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो कि वॉर ऑन टेरर में डैमेज हो चुकी हैं, दोबारा उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। और यहाँ पर पोलियो के कैंपेन के हवाले से सुपरविजन का और मॉनिटरिंग का बहुत हद तक इशू हमने देखा इस कैंपेन में। मैं खुद पर्सनली 4 दिन जो है साउथ वजीरिस्तान में गुजार के आ रहा हूँ। तो वहाँ पर जो हमने इशू देखे वो ये हैं कि पहले यहाँ पर CBV स्ट्रक्चर हुआ करता था। CBV का मतलब ये है कि कम्युनिटी बेस्ड वैक्सीनेशन, और उसमें जितने भी लोग होते थे उनको हम पेमेंट किया करते थे विद इन और विदाउट द कैंपेन। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया है, तो अब हमारी रिलायंस जो है वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पर बड़ा चैलेंज ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कोई 78 के करीब अपने UC मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो रेज करने हैं, और साथ ही साथ इनके 168 एरियाज हैं जिनके ऊपर हर एक एरिया के ऊपर इनको एक गवर्नमेंट अकाउंटेबल एरिया इंचार्ज चाहिए। इस कैंपेन में हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इन पोस्ट के अगेंस्ट गवर्नमेंट अकाउंटेबल लोग नहीं लगाए थे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कैंपेन ऐसी होती है कि हमारा वर्कर जो होता है वो प्राइवेट होता है। अच्छा, तो ये बताइए बासित साहब के आपने तो ये मसले तो बता दिए, अब तवक्को ये की जा रही थी कि चूंकि ये नए अजला हैं, अभी शामिल हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे में, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी ताकि तालीम का, सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जल्द अज जल्द बेहतर से बेहतर किया जा सके। तो ये क्यों नहीं किया जा सके? क्योंकि 4-5 महीने का वक्त तो वैसे भी मिल गया था, एक ब्रेक आ गई थी। देखें, ईयर लॉन्ग जो सिस्टम्स होते हैं, जब वो आप उसको वाइंड अप करते हैं और दोबारा से व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ न्यू सिस्टम, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट या एक तहसील और UC को चेंज करना जो है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी जितने इश्यूज हमने फर्स्ट हैंड खुद जाके देखे हैं वो सारे इश्यूज हमने जो हैं टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ गवर्नेंस वो मैंने सारे जो हैं वो, लेकिन बहुत से चैलेंजेस का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, खास तौर पे जनूबी वजीरिस्तान के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बासित साहब। इम्तियाज साहब, सूरत हाल तो बड़ी अलार्मिंग है जिस तरह से नंबर सामने आ रहे हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में। आप देखें ना, KPK में भी, बलूचिस्तान में भी। जी, ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान के हवाले से डॉक्टर मसूद जोगिज़ई बता रहे थे कि वहाँ पे वायरस लोड जो है बहुत ज़्यादा है। अब उसके भी 2 पहलू हैं ना। ये जो बता रहे थे कि हमने इन तमाम इलाकों तक रसाई हासिल की,
पोलियो वैक्सीनेशन हमने कर दी है। दूसरी तरफ हाइजीन, सफाई का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर पानी के अंदर ये वायरस मौजूद है तो उसकी पेशबंदी के लिए हुकूमत क्या कर रही है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत सरकार महकमा सेहत पे आती है कि अगर जहाँ जहाँ पे ये वायरस मौजूद है वहाँ के पानी को या सीवेज का जो पानी है चूँकि उसमें होता है उसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे उसको डिसइंफेक्ट किया जाए ताकि इस वायरस की ट्रांसमिशन जो है मज़ीद ना हो सके। अब वज़ीरिस्तान का मुझे कोई ना तो हैरानी है ना परेशानी है, इसलिए कि वो तो तवील अरसे से ये इलाके नज़रअंदाज रखे गए हैं। अलबत्ता तवक्को ये थी नए 2 साल पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई कि इस वज़ीरिस्तान और जो दूसरे साबका फाटा के इलाके हैं वहाँ पे काम तेज़ी से होगा, डबल स्पीड से होगा, ताकि जो जिस पसमानदगी का मुजाहरा या सफ़र किया है जिस पर पसमानदगी की वजह से इन इलाकों ने, उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट कोविड-19 भी बना है। ज़ाहिर है 4-5 महीने जो है इसमें कोई ख़ास काम ये पेशरफ्त नहीं हो सकी। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन की जिसकी तश्कील 9 हुई है और उस पर रिजर्वेशन क्या हैं ख़ासतौर पर सूबा सिंध को। इस बारे में हमारे साथ रहिएगा। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड में। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक। नाज़रीन नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील 9 हुई है अभी हाल ही में और इसका इजलास जो है वो भी कुछ अरसे में जो है वो उसके इम्कानात हैं चंद दिनों में होना है। लेकिन इससे पहले ही सिंध हुकूमत ने इस पर एतराज़ात उठा दिए हैं। उनका जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में उनको जो पैसे हैं वो इस मरतबा कम मिले हैं, जो फंड्स हैं वो इस मरतबा कम मिले हैं। और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। हम वक्तन फ़वक्तन देखते हैं, कभी बलोचिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, कभी सिंध को जो है वो विफाक से शिकायत होती है, विफाक से सूबों को विफाक से शिकायतों का सिलसिला जो है ये चलता रहता है। लेकिन ये इसका कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकलता, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और इम्तियाज साहब पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जी, इसमें मामूल बड़ी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है। जब नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील 9 के हवाले से पहला नोटिफिकेशन आया तो उसमें बलूचिस्तान के लिए जावेद जब्बार साहब का नाम डाल दिया गया। हाँ। हालांकि उनका बराह रास्त बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू था कि सूबे से पूछे बगैर जावेद जब्बार साहब को उसमें नामजद कर दिया गया। सही। और अब गुज़श्ता महीने जून में मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उन्होंने बड़ी शिकायत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि इस मरतबा सिंध को 234 अरब रुपए कम मिले हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन के का जो फार्मूला तय हुआ था। और उनमें साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सूबे 80% वसाइल के लिए वफाक पे मुनहसर होते हैं, यानी 80% वसाइल, माली वसाइल सूबों को, सिंध को भी, पंजाब को भी, वो वफाक से मिलते हैं। इसका ये मतलब है कि सूबों के अंदर अभी तक जो महसूलाती निज़ाम है इस हद तक रोबस्ट नहीं हो सका है कि उनका जो शेयर है यानी 20% से 30% हो जाए। और ये भी बड़े एक अफसोस की बात है कि तमाम हुकूमतें रिवायती तौर पे वो देखती रहती हैं वफाक की तरफ, बजाय इसके कि अपने सूबों के अंदर कुछ मालियाती इजाफी माली वसाइल के लिए कुछ कोशिश करें। अब इसका शायद बुनियादी ताल्लुक एक हमारे एक रवैये से है। रवैया अक्सर हमारी हुकूमतों का, सियासतदानों का ये है कि हम क्लोजर नहीं करते मामलात का, पहले डिस्कस नहीं करते और फिर उनको अपने हतमी अंजाम तक पहुंचाते नहीं हैं। और कम्युनिकेशन गैप भी, कम्युनिकेशन गैप, कुछ स्ट्रैटेजी की शायद गलती होती है।
ये इसी हवाले से गुज़श्ता दिनों एक आर्टिकल भी छपा। हाँ जी। और वो आर्टिकल लिखा था शकीब कुरैशी साहब जी, ने बिल्कुल। एक हमारे कौमी रोजनामे में। हाँ। और शकीब कुरैशी साहब साबिका निगरान मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर सिंध के ख़जाना भी रहे हैं। जी। तो उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप आएँ ज़रा ये गुत्थी सुलझाएं, आवाम को बताएं ठीक। कि ये इस नौइयत के मामलात बार बार क्यों सर उठाते हमारे हैं। साथ ही हैं इस तो वक्त। शकीब साहब हमारी बात सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल। ओके, तो आप बस बुनियादी हमारा मुद्दा यही है कि आप ज़रा सा वजाहत कर दें कि ये चाहे नेशनल फाइनेंस कमीशन हो या हमारे आबादी के मसाइल, मनसूबाबंदी के मसाइल, इनका क्लोजर क्यों नहीं हो पाता, इसके नेशनल डिस्कोर्स का ये हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं? देखिए, ये जो आपका नेशनल फाइनेंस कमीशन है, ये आपका एक, जैसे कि सारों को मालूम है, एक आईनी तरीका है जो आपके रेवेन्यूज हैं जो कि आप मुल्क में रेस करते हैं, उनको विफाक में और सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इट इज नॉट ये कोई बहुत बड़ी जैसे कहते हैं कोई इसके अंदर कोई एज सच इकोनॉमिक व्यू पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ एक बेसिकली मैकेनिज्म है जो कि आपके आइन ने दिया हुआ है। आइन में फिक्स्ड है कि जी इस तरीके से हम अपनी जो भी हम इनकम है जो कि फेडरेशन रेस करेगी वो हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्प्यूट क्यों आता है? डिस्प्यूट इसलिए आता है कि ये सियासी डिस्प्यूट होता है कि प्रोविंस जो है अगर वो डिफरेंट हुकूमत होती है या डिफरेंट पार्टी होती है, वो ये कहती है कि जी आपका जो टैक्स का कलेक्शन का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि आप जो अपने टारगेट्स देते हैं आप वो मीट नहीं करते और उसकी वजह से हमारे पास पैसे कम आते हैं। और सूबे का काम है क्योंकि वेलफेयर का मेनली उनका खर्च करने का काम है, तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास आप पैसे दे ही कम रहे हैं। लेकिन इसका जो एसेंशियल अंडरलाइंग इशू है वो ये है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी इकोनॉमी की, वो टैक्स ही कम रेज कर रही है। आपकी इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है और उसका किसी हद तक हालांकि सूबों पे भी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन मेनली उसकी जिम्मेदारी इकोनॉमिक पॉलिसी की कि किस तरीके से आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, वो वफाक की इकोनॉमिक पॉलिसी पे होती है। और वफाक की इकोनॉमिक पॉलिसी उसके पॉलिटिकल प्रोग्राम से इमर्ज करती है कि उसका जो सियासी नजरिया है वो क्या है, आया जितना पैसा खर्च हो रहा है वो किन किन चीजों पे खर्च हो रहा है। अब आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसमैच है। मिसमैच ये है कि आपकी जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर कोई एफर्ट भी नहीं है, हम बात भी नहीं करना चाहते कि हमने अपनी पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। और दूसरी तरफ क्योंकि वो बढ़ रही है वो आपकी सारी ग्रोथ को आउटस्ट्रिप कर रही है और उसकी वजह से जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है जो कि एक बेसिक चीज होती है आपकी इकोनॉमी को की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, उस पर आप खर्च कर ही नहीं सक रहे क्योंकि आपके पैसे कम होते जा रहे हैं। और आपकी जो डिक्लाइन है वो इररिस्पेक्टिव के जो भी हुकूमत हो, पिछले 20-25 साल से अगर आप सोशल इंडेक्सेस देख लें, आपकी डिक्लाइन ऑलमोस्ट एक सर्टन जिसे कहते हैं एक सर्टन कर्व पे या एक सर्टन डिक्लाइन पे वो चलता जा रहा है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो डिक्लाइन चलती जा रही है। अच्छा शकीब साहब ये बताइए, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, ये बताइए कि जो आपने अभी वसाइल की बात की कि वसाइल नहीं बढ़ रहे हैं, हुकूमत की वफाक की आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका ताल्लुक किस हद तक, आपने तो एक वाज़ेह तो कर दिया कि इसकी इक्तिसादी पॉलिसी के साथ है, लेकिन सूबों को ये शिकायत है या ये खदशा है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में जो फार्मूला तय किया गया था उस फार्मूले को शायद छेड़ने की कोशिश की जा रही है दोबारा 18वीं तरमीम पे की नज़रसानी करके, और तवज्जो इस अमर पे नहीं है कि किस तरह जो पाई ऑफ टैक्स रेवेन्यू उसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल बात इम्तियाज साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल इसको ठीक तरीके से एक्चुअली एक्सप्लेन किया है। ये एग्जैक्टली इशू यही है कि आप देखिए आपकी जो एक्चुअल आपके जितने भी महसूलात हैं, जितने भी आप टैक्सेस रेज करते हैं, बेशक सूबाई रेज करते हैं या फेडरल रेज करते हैं, फेडरल का ऑब्वियसली बहुत बड़ी एबिलिटी है क्योंकि जो मुल्क के अंदर सामान आ रहा है या बाहर जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट उसको टैक्स करती है, कॉर्पोरेट्स को टैक्स करती है और इनकम को टैक्स करती है। तो फेडरल के ये बड़े बड़े हेड्स हैं जिसके लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी है उनके पास उस टैक्सेशन के लिए। लेकिन आपका जो फंडामेंटल इशू है वो पाई छोटा होने का, वो एक तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, आपकी स्टेट जो है वो उन लोगों को रीच नहीं कर सक रही, और तीसरी चीज ये कि आपकी ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है। आपकी इकोनॉमी इसलिए बड़ी है कि आपके जो लोग हैं
वो स्टेट के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहते। उनको जब कोई स्टेट का आदमी नजर आता है, भले वो पुलिस वाला हो या भले टैक्स वाला हो, वो कहते हैं मुसीबत आ गई। तो वो अपने तर्ज के ऊपर वो रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इस स्टेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और जो लोग स्टेट के साथ इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने, जिनको आप कभी प्राइम मिनिस्टर माफियाज कहते हैं और लोग सिस्टम्स कहते हैं, उन्होंने वो सिस्टम्स एस्टैब्लिश कर लिए हैं जो कि नॉन प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। वो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे कि वो इस पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। ठीक। अच्छा, उसमें पॉपुलेशन बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका एक और भी नज़रिया है पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के हवाले से, हमारे भारत के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के हैं और किस तरह कश्मीर, भारत, अफ़गानिस्तान की वजह से हमारे जो बुनियादी वो मसाइल जिन पे मुसलसल हमारा एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए, वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। देखिए, बेसिकली जो इशू है वो ये है कि मेरा नज़रिया इकोनॉमिक व्यू से है। आपने जो भी अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रखनी है, वो जब तक आप उसके लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप वो पॉलिसी नहीं रख सकते। मेरा दिल रोज चाहता है कि मैं जाऊं और एक बहुत खूबसूरत गाड़ी खरीद लूं, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो आपके जो भी स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस हैं या जो भी आपकी स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, उनका आपकी मईशत के साथ इस वक्त एक मिसमैच चल रहा है। तो वही जो बात हम पहले कर रहे थे कि आपकी जो टैक्सेशन के रेवेन्यूज हैं वो उतने नहीं हैं कि वो बेसिकली इसको सर्विस कर सकें आपकी ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ को। उसी तरह आपके पास जो रेवेन्यूज हैं उनकी किस तरीके से वो लगाने हैं और किस तरीके से उनको बढ़ाना है, उसके लिए एक इंटरफेस और एक डायलॉग होना बड़ा जरूरी है और उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। और हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, इस पूरे रीजन में है, कि हम आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते। हमारे डिफरेंट जो फोरम्स हैं जिनके ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने हैं, और वहां वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है वो भी ऐसा ही एक फोरम है, लेकिन आपने डिफरेंट फोरम्स पे आके आपने ये डिसाइड करना है कि ये हम अर्निंग है हमारी और हमने इसको स्पेंड कैसे करना है। और उस स्पेंड करने के अंदर हमने वेरी वैलिड पॉइंट शकीब कुरैशी साहब, ये जो आपने आखिर में कहा है कि चूंकि कम्युनिकेशन गैप है, इंटरेक्शन ही नहीं होता इन इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, क्विकली इसको मैं चाहूंगी कि आप जरा वाइंड अप कीजिए क्योंकि प्रोग्राम हमें खत्म करना है, इसको कंक्लूड करना है। आपने बड़ी बुनियादी बातें ही कही हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है बज़ाहिर वो एक हर फायर फाइटिंग मोड में रहती है। मुख्तलिफ जो प्रेसिंग इशूज़ हैं, इंतहाई अहम मामलात, उनका कोई मुस्तकिल हल तलाश नहीं किया जाता है। जो बाहमी तनाज़ात हैं सूबों और मरकज़ के दरमियान, उन पे भी तवज्जो इस अंदाज से नहीं दी जाती कि इसमें भला मुल्क का है और मुल्क के आवाम का है। तो बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल जो उन्होंने बात की है कि तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें चाहिए मिल के बैठ के और एक मिसाक की मईशत, जिस पे हम बार बार बात करें कि इस मुल्क को एक मुस्तकिल बुनियादों पे तमाम बाहमी इत्तेफाक राय से एक नया मिसाक चाहिए मुआशी पॉलिसियों को मुसलसल बरकरार रखने के लिए, ताकि इस मुल्क में जो तरक्की का पहिया है वो आगे चल सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह, उनको एक तरफ रख के मुल्क के लिए सोच के और इकट्ठे बैठ के इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। मिशेल बुखारी को और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।